पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की अब एक साथ आ गए हैं। इन्होंने एक ऐसा पैक्ट साइन कर दिया है जिसमें यह लिखा है कि अगर एक भी देश पे हमला होगा इन तीनों में से तो तीनों पे हमला माना जाएगा। एक तरीके से ईरान को सऊदी अरेबिया ने एक ललकार दे दी है कि भैया इस्लामिक देश अब आपके सामने खड़े हो गए हैं। और वो पाकिस्तान जो ईरान का कुछ हद तक दोस्त माना जाता था, अब वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ऐसे में टर्की का क्या रोल है, जो एक्चुअल नेटो का मेंबर है, वो क्यों इस डील में इन्वॉल्व हो गया है? ऐसे कई सारे सवाल हैं और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके और मेरे मन में है वो ये है कि अब भारत की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। अब इसी मुद्दे पे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आकर साहब। सर, पहला सवाल ही मैं आपसे ये पूछूंगा, आप इस इस्लामिक नेटो को किस तरीके से देखते हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसकी क्या महत्व होने वाली है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अगेंस्ट ईरान का अब क्या स्टैंड होने वाला है? आकर्ष साहब, पहले तो यह बात है कि दुनिया के तमाम देश और एक्सपर्ट्स इस पूरे की संधि को, जिसको हम मक्का संधि बोल सकते हैं जी, उसको काफी शक के नजरिए से देख रहे हैं। तो मक्का में ये जो इन तीन देशों के बीच में जो ट्रीटी या संधि हुई है, उस पे जो ईरान की पहली प्रतिक्रिया आई है वो ये है कि ये केवल कागजी होने वाला है। मतलब यह वास्तविक अपना रूप ग्रहण नहीं कर पाएगा। और उसके आर्टिकल 5 में जिस तरीके से नेटो के आर्टिकल की तरह लिखा गया है कि अगर एक देश पे हमला होगा तो तीनों ही देश पे हमला माना जाएगा, वो हो सकता है कि वास्तविकता में परिणित ना हो। दूसरी बात यह कि जो यान जो नेतन्याहू है, जो बेंयामिन नेतन्याहू साहब के बेटे हैं और एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी लगभग ऐसे ही टिप्पणी की है कि अगर सऊदी अरेबिया पे ईरानी प्रॉक्सीज, जिसमें कि इराकी मिलिशिया है, होती है, हुतीज है। या इन सब के अगर हमले होते हैं सऊदी अरेबिया पे, तो क्या उससे मतलब माना जाएगा पाकिस्तान क्या ईरान के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ेगा? तो इसका उत्तर जाहिर है कि ना है। उसके अलावा जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में जो संधि हुई थी और जब अफगानिस्तान की तरफ से जब पाकिस्तान को खदेड़ा गया था, तब भी दरअसल सऊदी अरेबिया की तरफ से केवल एक स्टेटमेंट जरूर आया था कि लड़े ना, दोनों देश शांति बनाए रखे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक तुर्की और पाकिस्तान का मामला है, इन दोनों ही देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। तुर्की ने आपको बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सोनगार ड्रोन है वो पाकिस्तान को दिया था, यहाँ तक कि उसकी ट्रेनिंग देने वाले लोग भी आए थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी लोग ठीक से उसको चलाना नहीं जानते थे। तो ये तमाम चीजें हैं आकर साहब, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर भारत की नजर है सब चीजों पे और वह काफी करीबी से इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा है। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर भारत पाकिस्तान से एक डायलॉग बनाए रखता तो शायद पाकिस्तान की जो इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी कम होती, क्योंकि ये जितने भी जो संधि समझौते हैं वो कहीं ना कहीं नैतिक ताकत तो दे ही रहे हैं पाकिस्तान को। और जो अभी पाकिस्तान इन देशों के साथ में जो सुरक्षा संधियां कर रहा है, भारत के संबंध इन देशों से इतने बेहतर हैं, इतने अच्छे थे कि जो इन देशों की जो इनसिक्योरिटीज हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ उठा के भारत इन लोगों को सिक्योरिटी के लिए तैयार हो सकता था या कर सकता था। तो भारत के लिए भी मौका था, तो शायद वो मौका भारत ने खोया नहीं है। एक कहावत है कि जब घोड़े को आप चाबुक मारते हैं तो उसके ठीक बाद उसको पुचकारना भी काफी जरूरी होता है। तो पाकिस्तान के संदर्भ में भारत को ये करना चाहिए था। तो इन संधियों का वैसे लिए कोई भारत के लिए कोई तुरंत खतरा नहीं है। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि ये तीन अलग अलग देश हैं। पाकिस्तान एक परमाणु ताकत है, सऊदी अरेबिया एक आर्थिक ताकत है, और तुर्की जो सैनिक शक्ति है
उसको लेकर भी लोगों में संदेह नहीं है। बहुत सारे खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की काफी आगे हैं। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पर भारत के लिए कोई खास बड़ा खतरा नहीं है। जी, भारत की भारत के ताकत लिए है। बड़ा खतरा नहीं है, पर सर यहां मेरी नजर किस चीज पे पड़ी, ईरान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो किससे कैसे इससे इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि हमें याद है इस्लामाबाद मेमोरेंडम साइन हुआ था, पाकिस्तान मीडिएटर बन के ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर करा रहा था। तो तब ऐसा लगा था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस बिगड़े नहीं हैं। लेकिन आज सुबह से जो टिप्पणियां आ रही हैं ईरान की तरफ से, ईरान के मिनिस्टर्स, ईरान के एमपीज जो कह रहे हैं कि ये महज एक कागजी डील है, ये जो हुई है इसका कोई भी जमीनी हकीकत से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी सर, एक न्यूक्लियर पावर देश ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, चाहे ऑन पेपर ही सही, क्योंकि इराक मिलिशियाज और अपना हुतीज ये तो हमला करेंगे ही, सऊदी अरेबिया पे चल ही रहा है। तो क्या अब ईरान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये पूरी तरह से डेटोरेट हो जाएंगे? और इनके रिश्तों का अगर थोड़ा इतिहास पे भी आप रोशनी डाल सके तो काफी अच्छा रहेगा सर। देखिए अकर साहब, ईरान के और पाकिस्तान के रिश्ते मतलब नफरत और प्यार वाले दोनों ही रहे हैं। हमें पता है कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइलें भी दाग रखी है, और ईरान ने साफ भी किया है कि अगर यूएस के, अमेरिका के अगर अड्डे पाकिस्तान में होंगे तो ईरान पाकिस्तान पे भी हमला करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक नहीं है तब तक पाकिस्तान के हमले नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि ईरान ने यह साफ किया है कि अगर ये देश एक साथ आ भी जाते हैं तो ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो देश थे वो पहले भी इनके संबंध रहे हैं और ईरान के खिलाफ कुछ करते हैं, तो ईरान के लिए कोई ऐसा तुरंत खतरे वाली बात नहीं है। एक ये भी है कि क्या अगर ईरानी प्रॉक्सी सऊदी अरेबिया पे अगर मान लो हमला करते हैं या वो हैं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ठीक वैसे ही अगर अफगानिस्तान के लोग करते हैं तो सऊदी अरेबिया कैसे रिएक्ट करेगा। तो ईरान इन सारी चीजों के लिए तैयार है, पर यहाँ वापस बात वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इन देशों के साथ एक मजबूत संबंध की तरफ वो आगे बढ़ता है, और ये भारत के लिए जरूर चिंता का विषय नहीं, ना सही पर चिंतन का विषय जरूर है। आकर साहब, सोचना जरूर चाहिए कि ये कहीं, ये तब तक ये संधियां खतरे की नहीं है जब तक कि वो केवल कागजी बनी रहती है। पर अगर वाकई वो पाकिस्तान पे मान लो भारत कोई कार्रवाई करता है और उसके बाद में ये सारे देश भारत के खिलाफ अगर कोई करते हैं, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि आगे क्या कदम उठाना है, क्योंकि सऊदी के साथ भारत के बहुत बेहतर रिश्ते हैं। तुर्की के पास भले वैसे रिश्ते ना हो, पर सऊदी हमारा दोस्त है। भारत के 25 लाख लोग वहां रहते हैं, और जो सऊदी की इनसिक्योरिटी है उसको अगर किसी देश को संभालना चाहिए था तो वो भारत होना चाहिए था। पर क्योंकि भारत इन दिनों में इजराइल के प्रति थोड़ा अधिक झुक गया था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, और इस तरीके की जो संधियां हैं वो पाकिस्तान के गोद में चली जाती है। कम से कम मेरी जानकारी में 45 अरब यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है सऊदी का। तो ये कोई बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो सऊदी कंपनी अरामको है वो भारत के जो खासकर वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वहां पे है, और काफी मजबूत संबंध है हमारे व्यापारिक भी और हर तरीके के। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। खासकर पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की ठीक ऐसी ही एक ट्रीटी हो चुकी है, कुवैत की और पाकिस्तान की हो गई है। कुछ लोग इसको सुन्नी नेटो टाइप का भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे देश सुन्नी राष्ट्र हैं। पाकिस्तान लैंड, चाहे वह सऊदी अरेबिया हो या तुर्की हो। तो ये बात है। तो भारत को कम से कम इस तरीके की चीजें होने नहीं देना चाहिए थी। पर ये तब हो सकता था जब भारत कम से कम बातचीत के लिए पाकिस्तान के साथ तैयार होता। एक तो इनसिक्योरिटी का फायदा नहीं, और इजराइल के साथ हमारे संबंधों में एक खास तरीके का बैलेंस होना चाहिए था, ताकि खासकर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो जो इनसिक्योरिटी है उसको दूर करने के लिए भारत की मदद लेना थी पाकिस्तान की। पर अगर हम रिलीजन बेस पे अगर कोई विदेश नीति का संचालन करेंगे तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आकर्ष साहब काफी मुश्किल होते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा सर कि वेस्ट एशिया में रिलेशंस को थोड़ा और संभाल के चलना चाहिए था। बट सर मेरे मन में एक सवाल और है। मुझे समझ आता है कि सऊदी अरेबिया को इस ट्रीटी की जरूरत क्यों थी, पाकिस्तान का समझ आता है, बट ऑब्वियस कि उन्हें तो बहुत जरूरत थी कि ऐसा कोई सपोर्ट मिल जाए।
टर्की के पास ऐसे क्या रीजंस थे कि वो तो नेटो का भी हिस्सा है, वो तो पहले से ही सेफ है, वो क्यों इन्वॉल्व हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ? उनका क्या मोटिव हो सकता है? देखिए, पहले पाकिस्तान की जरूरत को समझ के हम इसको बहुत छोटे में खत्म कर देते हैं। जी। पाकिस्तान की जरूरत है आर्थिक। वह सऊदी अरेबिया की जो आर्थिक ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहता है अपने हित में, और उससे पैसे भी लेता है, पहले भी लेता रहा है। ऐसे पैसे जो लौटाने ना हो, इस तरह के पैसे भी, और मदद और लोन के रूप में भी लेता रहा है। लोन चुकाने की पाकिस्तान में अक्सर क्षमता होती नहीं है, क्योंकि नहीं। अपने आप को उसने बर्बाद कर दिया है। और तुर्की में ऐसा है कि पाकिस्तान को मदद करता रहे। पाकिस्तान को तुर्की से दो मामलों में खासकर मदद मिल सकती है। एक तो खासकर उसकी जो सैनिक तकनीकी और खासकर उसकी जो ड्रोन तकनीकी है, उसका फायदा पाकिस्तान को होता है। और खासकर वहां की जो हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तानी सेना को काफी अच्छे और उन्नत हथियार दे सकती है। और तुर्की नेटो का सदस्य भी है, तो एक खास तरीके का अम्ब्रेला उसको मिलता है। तो तुर्की से पाकिस्तान का ये है। अब हम सऊदी अरेबिया की तरफ से देखें कि सऊदी अरब क्यों चाह रहा था कि इस तरीके की कोई ट्रीटी हो। जो मैंने पहले भी जिक्र किया और जो संकेत किया, वो अब थोड़ा सा ज्यादा खुलकर सामने आएगा। इसराइल की तरफ से हमला होता है, क्योंकि इससे पहले जो ईरान के और जो तमाम लीडर्स जो आए थे, खासकर वहां से हमास वगैरह के, इसराइल ने उनको किसी तीसरे देश में मारा और अमेरिका ने उसका कोई विरोध नहीं किया। दूसरी बात यह कि ईरान जो है वो लगातार सऊदी अरेबिया पे हमला कर रहा है, वहां अमेरिकी सैनिक अड्डों को खत्म कर रहा है। पर अमेरिका का जो खोखलापन है वो उसने देख लिया है कि अगर कोई इजराइल का मामला होगा तो जो मदद है वो अमेरिका नहीं करने आएगा। एक ये भी है कि सऊदी अरेबिया की आर्थिक नीतियों में जो अमेरिका की जो दखल अंदाजी है, खासकर जिस तरीके से उसे मजबूर किया गया वो डिफेंस डील करने के लिए, उनका जो खासकर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए जो थर्ड सिस्टम खरीदा, लगाया कहा उन्होंने फाइनली मक्का मदीना में जो तीर्थ यात्री आते हैं, वहां तो लोग हंस रहे थे कि भाई यहाँ कहाँ जरूरत है इस डिफेंस सिस्टम के, पर वो जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा था क्योंकि यूएस का दबाव था। तो अमेरिका के चंगुल से बचने के लिए और अपनी खासकर राजनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए उसको कहीं ना कहीं अपने लिए सुरक्षा ढूंढनी थी, और उसने वह सुरक्षा पाकिस्तान में ढूंढी। अगर भारत चाहता तो वह सुरक्षा दे सकता था, जिसका मैंने आपको संकेत किया। क्योंकि बात इस्लाम की नहीं है या जो सुन्नी समानता की भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम 60-70 के डिकेड में देखेंगे, ये खासकर शुरुआती दिनों में हम भारत की विदेश नीति देखें तो हमने इजिप्ट को मदद कर रखी है। जब खासकर स्वेत वगैरह का मामला काफी गरमाया हुआ था, तो ये इस्लामिक देश भारत को लेकर काफी वो रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान को लेकर उनके मन में इतना कभी प्रेम नहीं रहा जो अभी इन दिनों में दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे इस्लामिक देश, उनको संशय जो था वो भारत के और इजराइल के बढ़ते संबंधों को लेकर था। तो अगर उस इनसिक्योरिटी को जो यूएस की तरफ से क्रिएट की जा रही है, जो इजराइल की तरफ से क्रिएट की जा रही है और ईरान की तरफ से क्रिएट की जा रही है, अगर इससे वह कोप अप करने के लिए पाकिस्तान से इस तरीके के समझौते की सऊदी अरेबिया को दरकार थी। तुर्की क्यों कर रहा है? एक तो ये पाकिस्तान और इस तरीके के संगठनों के जरिए जो वहां की घरेलू जनता है उसमें वह संदेश दे सकता है कि जो अर्दोगान है वो एक इस्लामिक टाइप के व्यक्ति हैं, और इस संधि के जरिए भारत से तो उसे वैसे भी कोई फायदा नहीं था। और खासकर जो तुर्की के जो पड़ोसी देश है, भारत ने हालिया दिनों में उनके साथ समझौते किए हैं, संधि की है, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको तुर्की को संदेश देने के लिए भारत ने उनके पड़ोसी देशों से जो संधियां की, उससे तुर्की को ये लग गया कि भारत के साथ जाने में उसका कोई खास हित नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान को वह ड्रोन देकर और अच्छा खासा कमाई कर सकता था, तमाम चीजें कर सकता था। तो तुर्की इस संधि में शामिल हुआ, और एक तरीके से इस तरीके की जो क्षेत्रीय संधियां होती है वो किसी न किसी स्तर पर फायदेमंद ही होती है। इसका कोई नुकसान तो होने वाला होता नहीं है। जब भी कोई घरेलू संकट या घरेलू या कोई सहायता की या समर्थन की जरूरत होती है, तो कोई भी जो इस तरीके की संधियां होती है वो लाभदायक ही होती है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.